राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैं आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं प्रयास कर रही हूँ। और आप खुद भी अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए डेली पढ़ाई करते होंगे, डेली रिवीजन करते होंगे। अब मैं आपका जो मेरे खुद एमपी सेट का पेपर हुआ था 2024 का, जिसे मैंने क्वालिफाई किया है 202 नंबर से, 202 क्वेश्चन 101 क्वेश्चन सही थे। वो 202 नंबर लाकर मैंने प्रथम प्रयास में मध्य प्रदेश में अच्छी स्थान प्राप्त करके मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो वही पेपर मैं आज आपको करवाऊंगी कैसे मैंने पेपर किया, कैसे आपको क्वेश्चन को देखना है, कैसे समझना है और कैसे आप कठिन क्वेश्चनों को भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए पुराने प्रश्न पत्र लगाने जरूरी है। और ये पेपर तो खुद मैंने दिया था, तो मेरा क्या अनुभव रहा इस पेपर को लेकर, ये सभी मैं इस क्लास में आपके साथ साझा करूंगी। तो आपको क्लास को अंत तक देखना है। और सिर्फ मैं पेपर ही हल नहीं करवाऊंगी आपको कि क्वेश्चन का सही आंसर बताना, मैं आपको 4 ऑप्शन भी याद करवाऊंगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और उन्हीं ऑप्शनों से आपके बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन को भी मैं डिटेल से आपको हल करवाऊं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आप एक तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मैं इतना प्रयास कर रही हूँ आपके लिए, मैं आपसे बदले में बस यही मांग रही हूँ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है, अगर आपका कुछ क्वेश्चन रहता है, और आप कुछ नहीं तो कमेंट में राधे राधे तो लिख ही सकते हो। तो आप अगर मुझे कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको क्लास का आप फीडबैक दो क्लास को लेकर कि आपको क्लास में पढ़कर कैसा लगा। आप एक एक प्रश्न का डिटेल सोल्यूशन पेपर 2 में 75 क्वेश्चन सही करने हो तो यह वीडियो जरूर देखना है और कैसे पेपर हल करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप पेपर 2 में 75 से ज्यादा प्रश्न हल कर पाओ तो आप ये वीडियो देखिए। मेरे खुद का पेपर है और देखो कैसे मैंने पेपर 2 को हल किया और 72 प्रश्न साहित्य में मैंने हल करे। तो ये यूजीसी नेट वाले भी जरूर देखें, ऐसा नहीं कि सेट वाले विद्यार्थी देखेंगे। यूजीसी नेट वाले विद्यार्थियों के भी ये क्लास इतनी ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों का सिलेबस सेम है ना, तो आपको दोनों को ये क्लासें देखनी है। अब हम पेपर को मैं आपको सोल्व करवाती हूँ कि कैसा पेपर था और मैंने कैसे क्या इसको हल करा। तो ये मेरा पेपर था 15 दिसंबर को 2024 को। इस साल आपका पेपर जनवरी में हो रहा है, पिछले साल दिसंबर में पेपर का आयोजन किया गया था। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज पेपर को आपको ध्यान से देखना है और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। आप खुद का अनुमान लगाएंगे इस पेपर को हल करते हुए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। इसमें सारे आपके 10 यूनिट कवर हो जाएगी इस पेपर में, तो आपको पता चलेगा आपकी कौन सी यूनिट अच्छी है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं जितने भी प्रश्न करवाऊंगी कि आपके कितने नंबर आए हैं, है ना, तो मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उस हिसाब से मैं फिर आपको आपकी तैयारी को बेहतर करवाने के लिए समय समय पर वीडियो लेकर आऊंगी। तो एक आपको जब आप पेपर करो तो आपको ये ध्यान रखना आपकी कौन सी यूनिट कमजोर है और कौन सी यूनिट अच्छी है और आपके पूरे पेपर को करके कितने आते हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे 100 क्वेश्चन आप एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको डिटेल से पेपर हल करवाऊंगी। पेपर बहुत सारे ने हल करा है, उन्होंने सिर्फ आपको सही आंसर बता दिया, पर मैं चाहती हूं कि मैं आपको एक मिनट ये जो 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शन को भी मैं डिटेल से आपको करवाऊं कि इस रचना का प्रकाशन कब हुआ, किसने किया, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, ध्यान से देखना है, जो चीज आपको नहीं याद है उसे नोट करना है। और आप जितने भी प्रश्न मैं आज की क्लास में करवाऊंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उस हिसाब से फिर मैं आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए और कुछ मेरी तरफ से सहयोग करूंगी। तो हमारा 51वां प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपके 50 प्रश्न होते हैं वो पेपर 1 के होते हैं, फिर 50 के बाद 51वां प्रश्न होता है, वहां से आपका पेपर 2 शुरू होता है। तो पेपर 1 50 क्वेश्चन का होता है, वो जो पेपर 2 होता है वो 51 नंबर से 200 नंबर तक आपका चलता है, यानी कि कुल 150 नंबर का आपका पेपर 100 नंबर तक चलेगा। पर यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन पेपर 2 के दिखेंगे, क्योंकि क्रम से रहेंगे तो 100 ही क्वेश्चन ही है, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसमें
पेपर 2 के हेड कर दिए जाते हैं तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन हो जाते। तो 50 पेपर 1 के मैंने करवा दिए। जिन विद्यार्थियों ने पेपर 1 2022-24 का हल नहीं करवाया, आप जाकर देखिए, आपके वहां से 4 क्वेश्चन हूबहू पेपर में रिपीट होंगे। अब हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, अब 51वां प्रश्न आज पेपर 2 का हम कर रहे हैं। तो इसे करके हम 150 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे 50-50 करके। अब पहला प्रश्न दिया है आपका कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों को सही क्रम बताइए। तो ये कहानी वाली यूनिट से आपका प्रश्न पूछा गया है, सारी कहानियां दी है। देखो, अब मैंने आपको नाटक और उपन्यास वाली यूनिट करवाई, पात्रों की कहानियों की, उपन्यास के मैंने सारे क्रम से बताए, नाटक क्रम से बताए। मैंने कहा था कि आपको देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप मेरी वो क्लासें भी ले लोगे, उपन्यास, नाटक, फिर कहानी की भी लेकर आऊंगी मैं आपके, और सबकी लेकर आऊंगी धीरे धीरे। तो आपको ऐसे ही क्या करना है कि सारी कहानियों को एक साथ लिखना है, उसके प्रकाशन वर्ष लिखना है एक साथ, और सभी कहानियों के आपको लेखक भी लिखना है। तो देखो, क्रम से पूछा गया, अगर आपको क्रम से याद होगा या आपको प्रकाशन वर्ष भी याद होगा तो आप आसानी से कर दोगे। अब हम पहले ऑप्शन, अब हम देखें कौन कौन सी कहानियां पूछी गई है। दुलाई वाला, कानों में कंगना, ईदगाह और एक टोकरी भर मिट्टी। अब पहले हम देखते हैं कि हमें प्रकाशन वर्ष याद है कि नहीं। अब आप बताइए कि दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष, तो दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1907। फिर कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1913। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए। तो ईदगाह का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1933। उसके बाद हम बताइए एक टोकरी भर मिट्टी, राधिका रमन प्रसाद है ना, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1901। अब आप देखिए कि सबसे पहले किस कहानी का प्रकाशन वर्ष हुआ होगा, 1901। तो ये तो हो ही नहीं सकती, इसका क्रम गलत दिया, तो ये हमारा ऑप्शन निकल गया। अब देखिए एक टोकरी भर मिट्टी, हाँ 1901 दिया गया है। फिर दुलाई वाला, तो दुलाई वाला का प्रकाशन वर्ष तो 1907 है। फिर इसके बाद ईदगाह का 1933, यहाँ तक तो अपना क्रम सही चल रहा है। पर कानों में कंगना 1913, तो यहाँ अगर हमारा मामला गड़बड़ा गया तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। फिर हम अगला ऑप्शन देखते हैं, कानों में कंगना प्रकाशन वर्ष 1913, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उससे पहले एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष हुआ, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो अब 3 तो गलत है, तो जाहिर है कि हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब हम इसका क्रम देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्या है इसका, 1901। दुलाई वाले का ऑप्शन क्या है, दुलाई वाले का है 1907, कानों में कंगना का 1913 और ईदगाह का 1933। तो अगर आपको प्रकाशन वर्ष याद है तो आप कर लोगे। अब क्या कहते हैं लोग कि सेट का पेपर सरल आता है, ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है क्या? ये पूरा नेट का पेपर पैटर्न फॉलो किया गया है, क्योंकि नेट में हूबहू प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, वो के वही प्रश्न वैसे के वैसे उठाकर सेट में पूछ लिए गए हैं। तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, हर टॉपिक, हर रचना, प्रकाशन वर्ष, लेखक, सब। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है कि आपके कितने नंबर आते हैं आज के, और आप मुझे कमेंट करोगे। अब अगला प्रश्न है हमारा, परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी मानने वाले आलोचक कौन है? तो जो हमारी परिंदी कहानी, इसको नई कहानी किसने माना? बच्चन सिंह, नामवर सिंह, मधुरेश के गोपाल राय। तो नई कहानी को पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? नामवर सिंह ने माना है। जब आप इस कहानी की भूमिका पढ़ोगे तो वहां पर बताया गया है कि नामवर सिंह ने इसे नई कहानी की पहली कहानी माना है। अब हमें पता चला है परिंदे कहानी, तो अब इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है? तो आपको परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए, लेखक याद होना चाहिए, उसके पात्र याद होने चाहिए। तो परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। कौन है इसके लेखक? परिंदे कहानी के लेखक है निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा हमारे परिंदे कहानी के लेखक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सॉरी 1917 नहीं, 1957 है ना। क्या है इसका प्रकाशन वर्ष? 1957। निर्मल वर्मा इसके लेखक है, आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको पूरा पेपर आज डिटेल में करवाऊंगी कि अगर उससे आसपास से भी प्रश्न पूछे जाए तो आपको अच्छा लगेगा। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी में चंपिया नामक पात्र? अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, जब मैं पात्रों की क्लासे आपके लेकर आई, उपन्यास, नाटकों की, मैंने बोला था ना कि मेरे सेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख लिया, अब सबूत आपसे पात्र से प्रश्न
तीन प्रश्न हर यूनिट से पूछे गए हैं। ये कहानी यूनिट का पूछा गया है कि जो चंपिया पात्र है वो किस कहानी का है। तो अगर आपने लाल पान की बेगम, मैंने ऑप्शन ही बता दिया आपको, अगर आपने लाल पान की बेगम कहानी ध्यान से पढ़ी होगी तो आपका पता होगा उसमें चंपिया, मखनी पुआ, जंगे की पतेऊ, सुमरी, ये सभी पात्र उसमें रहते हैं ना। बहुत अच्छी कहानियां, पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। उसमें बेस्कोप का गीत गाया जाता है और लाल पान की कहानी जो क्या है, नारी सशक्तिकरण को चित्रित करती है। तो आपको कहानी पढ़ना है तो क्या, किस कहानी का पात्र है, लाल पान की बेगम कहानी का पात्र क्या है, चंपिया। इसीलिए आपको मैं जितनी भी क्लासें आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो सभी में सही लेकर आए। इसलिए जिस विद्यार्थियों ने नाटक पात्र, उपन्यास पात्र की कहानी देखी है वो देखो, क्योंकि मैंने उन क्लासों में आपको याद करवाया है ट्रिक से, है ना, लेखक याद करवाए ट्रिक से, और मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया भी जितना मुझसे हो सका उतना, और सारे पात्र मैंने उसमें बताए हैं, कौन से पात्र की उस नाटक में, उपन्यास में क्या भूमिका ये भी बताई। तो आप जाकर देखिए, आपको दोनों क्लासों से 6 नंबर, आपके 6 प्रश्न पक्के हो जाएंगे, यानी कि 12 नंबर आपके उन दोनों क्लासों से पक्के हो जाएंगे। अगर आप सीरियस हो सिलेक्शन लेना तो आप जाकर देखें। अब हमारा ऑप्शन है, अब हमारे 4 ऑप्शन को हमें पढ़ना, हमें सिर्फ एक को नहीं देखना है। लाल पान की बेगम का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1957। लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक है। राजा निर्बसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1957, 1958। लेखक कौन है इसके, कमलेश्वर। तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम, इस पर मूवी भी बनी हुई है, आप जाकर देखिए पुरानी। तो इस बहुत अच्छी लगी मुझे कहानी। इसके प्रकाशन वर्ष क्या है, 1958, और फणीश्वरनाथ रेणु की 2 कहानियां आपकी लगी हुई पाठ्यक्रम में, एक लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, है ना। 3 कसम खाता है, कौन कौन सी 3 कसम खाता है, अगर किसी ने कहानी पढ़ी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो इसका पात्र है वो कौन कौन सी 3 कसम खाता है। 3 कसम है तो 3 कसमें होगी इसमें। अपना अपना भाग्य किसकी है, जैनेन्द्र की रचना है, और 1929 इसका प्रकाशन वर्ष तो क्या है, जैनेन्द्र इसके लेखक के। तो अब देखिए हमने एक नहीं 4 कहानियां, 4 कहानियों के प्रकाशन वर्ष, चारों कहानियों के लेखक याद कर लिए ना। तो इस प्रकार हम डिटेल में पूरा पेपर सोल्व करेंगे। तो अगर प्रश्न पूछा गया है तो यहीं से पूछा जाएगा, सिलेबस यही है। और वो कहाँ से पूछेगा, अब मैंने आपको देखो पात्र से एक और प्रश्न पूछा गया आपका, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंधित कहानियों से सुमेलित कीजिए। अब आपको पता होगा कि कौन सा पात्र किस कहानी का है, तो आप आसानी से कर लोगे। तो हम कौन कौन सी कहानी दी है, राही, पिता, तीसरी कसम, परिंदे। तो सुधीर, धुन्नीराम, करीमुद्दीन और अनीता। अब आप बताइए कि कौन कौन सा पात्र किस कहानी का है। तो करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है, बताइए करीमुद्दीन। सुधीर किस कहानी का पात्र है, तो देखिए करीमुद्दीन पात्र है परिंदे कहानी का। अनीता किस पात्र की है, अनीता राही कहानी की पात्र है। सुधीर, धुन्नीराम, धुन्नीराम किस कहानी का पात्र है, धुन्नीराम तीसरी कसम का पात्र है। सुधीर पिता कहानी का पात्र है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन सिर्फ आपको सही ढूंढना रहेगा। अब देखिए सी का बी किसमें दिया गया है, सी का बी दिया है, इसमें किसमें दिया है, इसमें दिया है ना, और इसमें भी दिया था। दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए हैं। फिर धुन्नीराम किसका पात्र है, तीसरी कसम का, तो बी का सी इसमें दिया गया, तो ये ऑप्शन है हमारे, ये ऑप्शन गलत है। अगर आपको इसमें 1 या 2 पात्र भी याद होते तो भी आप कर लेते। अगर आपको पता होता कि धुन्नीराम तीसरी कसम का पात्र है तो बी का सी सिर्फ इसी में दिया है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेते। इसलिए मैं पेपर कर रहा था, आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे ऑप्शन को एनिमिलेट कर आप आसानी से सही प्रश्न की तरफ पहुंच सकते हो। अब अगली कहानी हमारी, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। तो जो कहानियां पढ़ रहे हो वो किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या भारत चीन युद्ध। तो जिसने कहानी को पढ़ा होगा वो आसानी से कर लेगा कि जो हमारी उसने कहा था कहानी है या प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1915। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा
गुलेरी। मैं इसलिए आपको लिखा रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी इसके क्या है, लेखक इस कहानी के, है ना। तो अब आपने कितनी आसानी से कहानियों को याद कर लिया है। अब हमारी, एक मिनट, आपको इसी तरह डिटेल से पढ़ना है ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए, है ना। अब 5 प्रश्न हमने कर लिए। मैंने आपको बोला था जिस विद्यार्थी ने हिंदी साहित्य एमपी सेट की मेरी डिटेल सिलेबस की वीडियो नहीं देखी वो जाकर देखे, और यूजीसी नेट की भी मैंने बनाई है। वहां पर मैंने बताया किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कहानी यूनिट से अभी 5 प्रश्न हमने देख लिए हैं, हर यूनिट से लगभग 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। तो अब आप खुद देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैंने कहा था ना कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आपको नहीं का ध्यान रखना है। अब आपने नहीं का ध्यान ही नहीं रखा और आपने प्रश्न कर दिया, इसलिए मैं पेपर करवा रही हूँ कि आपको छोटी छोटी गलतियां पेपर में नहीं करनी। कभी कभी हम आते हुए प्रश्नों को भी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से गलत करके आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब हम लोग को सत्य नहीं यानी कि असत्य कथन ढूंढना है कि इसमें 3 कथन सत्य होंगे और 1 कथन असत्य होगा। अगर आपने ध्यान से इन कहानियों को पढ़ा होगा तो आप आसानी से गलत कथन छांट लोगे। तो हम पहले चारों कथनों को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है। प्रेमचंद्र की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी उसने सोजे वतन संग्रह में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी एकमात्र कहानी है। राजा निर्बसिया कहानी में दोहरे कथा शिल्प का प्रयोग हुआ है। शेखर जोशी का पहला कहानी संग्रह कोशिका घटवाल 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर आपको ये 4 ऑप्शन में से पता ही नहीं है सही ऑप्शन, तो अब आपको ध्यान से मेरी बात सुननी है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन गलत है तो आपको मेरी एक बात याद रखनी है ना। इसमें एक ऑप्शन ये दिया है कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी एकमात्र कहानी है। अब इसमें लिखा है एकमात्र। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी इतने प्रसिद्ध लेखक होकर सिर्फ एक ही कहानी लिखेंगे? ऐसा तो नहीं सकता। लेखक तो वो होता है जो कई कहानियां लिखी गई हो। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता होता तो भी आसानी से करके आ जाते, क्योंकि मैंने ऐसे ही इस प्रश्न को हल किया था कि मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि एकमात्र ही लिखा हुआ है। जहां आपको केवल एकमात्र या ऐसा लिखा हुआ मिले तो अधिकतर 90% केस में वही ऑप्शन गलत होता है ना। तो अब एकमात्र यहाँ लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि चंद्रधर में शर्मा गुलेरी जी ने कई कहानियां लिखी है। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी एकमात्र कहानी नहीं है ना, कई कहानियां उन्होंने लिखी है। तो अब हमें आपको याद होना चाहिए कि प्रेमचंद्र जी ने दुनिया का अनमोल रत्न कहानी सोजे वतन संग्रह में प्रकाशित की। फिर राजा निर्बसिया कहानी में दोहरे कथा का शिल्प हुआ है, क्योंकि वहां पर 2 कथाएं साथ साथ चलती है ना। आपने कहानी पढ़ी होगी तो एक राजा निर्बसिया की, जहाँ लेखक की माँ उसे कहानी सुनाती है, तो पुरानी कहानी और नई कहानी दोनों दोहरी कथा साथ साथ चलती है। शेखर जोशी का पहला कहानी संग्रह कोशिका घटवाल 1958 में प्रकाशित हुआ था। तो आपका एक प्रश्न यहाँ तैयार हो जाता है कि शेखर जोशी का पहला कहानी संग्रह क्या है? कोशिका घटवाल। ये पूछा जा सकता है अब आपसे, और कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में। तो इसीलिए मैं पेपर करवाया आपको कि ताकि आपको पता चले। देखो मैंने बताया ना प्रश्न करने की ट्रिक। तो बहुत सारे भी प्रश्न कठिन था। जिन विद्यार्थियों ने डीप में रचनाएं नहीं पढ़ी होगी वो प्रश्नों को नहीं कर पाएगा। ये प्रश्न आसान नहीं है। यह प्रश्न कठिन प्रश्नों में इसकी गणना की जाती है। पर अगर आप थोड़ा सोच समझकर अगर आप मेरी बातें मानोगे तो आप कठिन प्रश्नों को भी देखिए, आप कितनी आसानी से, आपको पता ही नहीं था फिर भी आपने इतनी आसानी से सिर्फ एक प्रश्न एक शब्द को पकड़ के इस प्रश्न को कर दिया। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपने पेपर 1 की मेरी वीडियो नहीं देखी हो, 2024 और 2022 का वहां पेपर सोल्व करवाया है, वही बातें मैंने वहां बताई है कि कैसे मैंने 35 प्रश्न दोनों एग्जामों में सही किए। तो आप जाकर देखिए, आपको पता चलेगा। अब हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित
कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चुनाव कीजिए। अब आपको बताना है कि दोनों में से सही कथन कौन से हैं, है ना। तो अज्ञेय की गैंग्रीन मनोविज्ञान के धरातल पर ठहरे पेटर पर लिखी गई कहानी है। जैनेन्द्र ने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया है। तो जैनेन्द्र के दोनों कथन सत्य हैं। जैनेन्द्र ने दोनों कथन सत्य, क्योंकि जैनेन्द्र ने जो गैंग्रीन कहानी है इसे रोज नाम से भी जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहरे पेटर पर लिखी गई कहानी। तो आपको देखिए इसे डीप में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब हमें याद होना चाहिए कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, गैंग्रीन का 1947, और यह हंस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी, है ना। हमने 7 प्रश्न कर लिए, 57वां चला, यानी कि हमने 7 प्रश्न कर लिए। अब आपको कैसा लग रहा है आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी बात चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की कथा वस्तु एवं शैली से संबंधित नहीं है। ये नहीं का ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो कौन सी बात संबंधित नहीं, जब लेखिका चंद्रदेव से बातें करती है ना, राजेंद्र बाला घोष जो लेखिका बात करती है, तो उसमें यह एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है जो चंद्रदेव से डायरेक्ट पत्रात्मक शैली में कटाक्ष प्रहार लेखिका द्वारा किए गए हैं। तो उसमें निम्नलिखित कथावस्तु शैली का प्रयोग किया गया था। अगर आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत आसान प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। तो मैंने कहा था कि पत्रात्मक शैली में लिखी गई है ना। चंद्रदेव की पूजा, व्यंग्यात्मक भाषा, राजनीतिक, आर्थिक चित्रण। अब देखो एग्जामिनर बच्चों को कैसे फंसाता है। कहानी का नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें, तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन डाल दिया चंद्रदेव की पूजा, जबकि इस कहानी में चंद्रदेव से पूजा का कहीं से कहीं तक उल्लेख ही नहीं किया गया है। तो एग्जामिनर विद्यार्थी के दिमाग से इसे खेलता है। तो कहानी के नाम चंद्रदेव, तो उसने चंद्रदेव से पूजा, तो जिस विद्यार्थी ने कहानी ध्यान से नहीं पढ़ी होगी तो वो सोचेगा कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। वो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते कि जो बड़ा ऑप्शन दिया हुआ रहता है वही लगाकर आ जाते, जबकि इसमें यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी है, मैंने बताया आपको, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी है तथा राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का चित्रण, यानी कि लेखिका द्वारा राजनीति और अर्थव्यवस्था का करारा प्रहार इस कहानी में किया गया है। तो अब आप देखिए कैसे प्रश्न एग्जामिनर पूछता है और कैसे स्टूडेंट को गलती करवाने का मौका देता है। पर आप मेरी स्टूडेंट हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं चाहूंगी कि आप कोई भी गलती परीक्षा में ना करके आओ। अगला है कानों में कंगना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया था कानों में कंगना किसकी रचना है। यह रचना है राधिका रमण प्रसाद की रचना। मैंने कैसे याद रखा था कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष, तो कानों में कंगना है तेरे कानों में कंगना, तो 13 से 13, तो 1913 प्रकाशन वर्ष। आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हो। मैंने इसी ट्रिक से आपको नाटक और उपन्यास के लेखक याद करवाए हैं, प्रकाशन वर्ष याद करवाए हैं। तो आप जाकर देखो, आप खुद देखिए 3 से 4 प्रश्न आपने खुद ने देख लिए प्रकाशन वर्ष से, लेखक से। तो अब मैं कहाँ गलत हूँ, है ना। मैं वही पढ़ा रही हूँ जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैंने प्रथम प्रयास में नेट और सेट बिल्कुल लगभग मैंने 2 से 3 महीने सही तैयारी करी होगी, और सिर्फ मैंने सटीक और बहुत कम मटेरियल पढ़ा, मैंने ना ज्यादा नहीं पढ़ा। आपने देखा होगा ये किताब पढ़िए, वो किताब पढ़िए, जबकि मैंने जब जितनी भी रणनीति की वीडियो बताई है वहां पर मैंने आपको कहीं किताबों का जिक्र नहीं किया है। मैंने बोला कि आप शुक्ल लाइए, बच्चन लाइए, नगेंद्र की किताब लाइए, इतनी सारी किताबों का आप पढ़ोगे, फिर आप नोट्स बनाओगे, फिर 10-15 हजार रुपए का आप कोर्स लोगे और आप ढेरों वीडियो देखोगे तो आप नेट निकाल पाओगे। ये मिथ गलत है ना। ये विद्यार्थियों को डराने के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं है नेट सेट निकालना। मैंने निकाल लिया यार, तो आप तो आराम से निकाल सकते हो, आप तो जीनियस हो, है ना। तो आपको सटीक मटेरियल पढ़ना है, बिल्कुल कम, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो याद हो गया ना कानों में कंगना तेरे, तो 1913 आपको याद रहेगा ये सन हमेशा। जैसे ही मैंने कानों में कंगना पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक ही आवाज गूंजी कि कानों में कंगना तेरे, 13 से 1913, तो बस मैंने 1913 ढूंढा 4 ऑप्शन में,
कि 1913 कहाँ लिखा था, और जहां लिखा था मैंने आराम से प्रश्न कर दिया। तो ऐसे ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। और तैयारी कब होगी, जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो ही आप ऐसे मेरी तरह याद कर पाओगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात है। तो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने पढ़ाया ही है आपको क्लासों में कि आंचलिक उपन्यास किसे कहा गया है। जिस विद्यार्थियों ने मेरी अभी जो क्लासें ली होगी वो आसानी से बता देंगे। जो मैंने पेपर सोल्व करवाने की क्लासें ली हो, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस क्लास में आपको ये प्रश्न बताया था। शायद मैंने फणीश्वरनाथ रेणुके आपके यहाँ उपन्यास वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, उपन्यास वाली क्लास में जहां मैंने उपन्यास के आपको प्रकाशन व लेखक बताए, वहां फणीश्वरनाथ रेणुके आपके 2 उपन्यास लगे हुए। तो मैंने आपको बताया था, मैंने ऑप्शन ही आपको बता दिया कि फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। तो देख लिए वही प्रश्न मेरे एमपी सेट में पूछा गया था, है ना। तो आंचलिक उपन्यासकार की ख्याति किसे प्राप्त है, फणीश्वरनाथ रेणु को प्राप्त है। और इनका आपका कौन सा उपन्यास लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, मेला आंचल उपन्यास। मेला आंचल उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और मैंने कैसे याद करवाया ट्रिक से आपको, हे नाथ मेरा आंचल मेला, हे नाथ कृपा बरसाए कि मेरा आंचल मेला ना हो। ये ट्रिक से मैंने आपको उपन्यास याद करवाया है लेखक के। तो आपको याद आ गया होगा कि फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास क्या है, मेला आंचल, और यह आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। और इनका कब प्रकाशित हुआ था, मेला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था, मैंने याद करवाया। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था आपको याद है, 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ है इनका जन्म, 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ है। मेला आंचल उपन्यास इनका है और 1954 में प्रकाशित हुआ है। इन्हें आंचलिक उपन्यास, मेला आंचल उपन्यास के कारण ही इन्हें आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई थी। अगला है, अब नाटक आ गए। अब मैंने आपको नाटक देखी, मैंने बोला था नाटक के पात्र से प्रश्न पूछा जाएगा, और मैंने यहाँ पे बोला भी था, मैंने लगभग ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मेरा प्रश्न पूछा गया था, मैं सबूत के साथ एक क्लास लेकर आई हूँ कि चंद्रगुप्त नाटक का निम्नलिखित में से कौन से पात्र नहीं है। तो अभी भी आपने मेरे पात्रों वाली क्लासें नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी अलग से कि टेक्स्ट रचनाओं के नाम से, तो आप जाएं चैनल पर, आपको वहां मिल जाएगी, है ना। आपको क्या करना है, आपको पहले तो आपको चैनल पर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है यहाँ पर जाकर, ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे, है ना। उसके बाद आपको पेपर 1 में पढ़ा रही हूँ। जिन विद्यार्थियों ने मेरे पेपर 1 की क्लासें नहीं देखी, जाइए, आप बहुत बड़ा नुकसान करोगे। पेपर 1 पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका सेट नेट नहीं निकल पाएगा। दोनों पेपर को आपको बराबर लेकर चलना होगा। पेपर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। और जिन विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य मुझसे पढ़ना है तो यूनिट 2 एक समुद्र है, यूनिट 2 को मैंने बहुत सरल तरीके से आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आई हूँ। अगर आप मेरी क्लासें भी ले लोगे तो यूनिट 2 में आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मेरी इन क्लासों से मिल जाएंगे। आपको मेरी क्लासें लेनी पड़ेगी। और पेपर 1 की थ्योरी क्लासें मैंने करवाई है आपको, तो मेरी क्लासें जाकर देखें। आपको बहुत अच्छे से मैंने पेपर 1 के यूनिट, पेपर 2 के लिए यूनिट 1 पढ़ाई है मैंने, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आपको वहां मिल जाएगी। और पात्रों वाली क्लासें, सभी क्लासें मैंने, आप जाएंगे तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल पर जाएं, चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। 1 मिनट हम पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ कभी कभी ऐसा होता है कि पीडीएफ आगे पीछे हो जाती है ना। तो अब हम आगे प्रश्न सोल्व करते हैं। तो अगर आप मेरी बात माने, अगर आप सीरियस हो, अगर आप चाहते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए, आप खुद मुझे कमेंट करोगे कि मैडम आपने बताया था, हमने वो करा, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो चंद्रगुप्त नाटक के कौन सा पात्र नहीं है, तो आपको पता होगा कौन कौन से पात्र है, तो आप आसानी से प्रश्नों को कर लोगे। तो चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा पात्र नहीं है, तो सिंहरण पात्र है, खिंगिल पात्र है, दंडायन पात्र है, नंद चंद्रगुप्त का पात्र नहीं। ये किस नाटक का पात्र है, यह ध्रुव स्वामिनी की स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक का ये पात्र है ना। ये भी
चंद्रगुप्त नाटक किसका है? भारतेंदु का है, हजारी प्रसाद का। सोई, अरे ये किसका पात्र है? अधूरी स्वामी नाटक का पात्र है। अब अगला है हमारा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि चंद्रगुप्त नाटक किसका है ना। फिर है अंधायुग नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या आ सकते हैं। तो आपको देखो प्रश्न है ना ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा, बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको चारों पात्र याद होंगे तो आप एक पत्र निकाल पाओगे, यहाँ आपको सारे कथन याद होंगे तो आप एक कथन, असत्य कथन ढूंढ पाओगे। इसलिए आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना होगा। इसलिए मैं पेपर करवा रही हूँ कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि अभी समय है आपके पास में। तो अंधायुग नाटक के संबंध में असत्य कथन है। तो अंधायुग नाटक की कथा वस्तु स्वकल्पित है, दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के साथ कथा गायन की योजना है, नाटक के संवाद मुक्त छंद में है, नाटक की कथा वस्तु 5 अंकों में विभाजित है और बीच बीच में अंतराल है। तो अंधायुग नाटक में हमें पता है कि 5 अंक होते हैं, है ना। और अंधायुग नाटक में एक और क्या याद है हमें, नाटक संवाद मुक्त छंदों में या मुक्तक छंद में संवादों की रचना की गई है। फिर दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के साथ साथ कथा का गायन योजना, बीच बीच में जब दृश्य परिवर्तन होता है तो गायन भी होता है। अंधायुग नाटक की कथावस्था पूर्णतः स्वकल्पित है, ये गलत है। तो हमारा ये प्रश्न का ऑप्शन असत्य हो जाएगा। तब आप, अगर आपको याद है, आपने ध्यान से नाटक पढ़ा है, तब आसानी से प्रश्नों कर लोगे। बहुत पेपर इतना टफ नहीं आता है, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल यूजीसी नेट जैसा ही पूरा पैटर्न इस बार सेट ने फॉलो किया था। तो अच्छा तक मेरी तैयारी अच्छी थी। अगर मैं भी लोगों की बहकाव में आ जाती कि इजी आएगा तो मेरा भी नहीं निकल पाता, पर मैं लोगों की बातें नहीं मानती हूँ, मैं वही बात मानती हूँ जो मुझे सही लगती है ना। शक्ति के, अब पूछा गया है, शक्ति के कारण तुम्हारी नीति तय करने का उसे अधिकार था। सवाल है कि उसने जो तय कर दिया उस पर तुम चले क्यों नहीं। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, कभी प्रलोभ देकर, कभी आतंक जमाकर। इसलिए विरोध मत करो, सब विरोध बकवास है। उपयुक्त अंश किस नाटक से लिया गया है? तो जो ये कथन लिया गया है ये किस नाटक से लिया गया है? तो जिस विद्यार्थी ने नाटक पढ़ा होगा वह आसानी से प्रश्न करके आ जाएगा। तो आप बताइए कि जो ये नाटक है यह किसका है? तो यह लिया गया है, किस नाटक से लिया गया है? क्या महाभोज का है, क्या आगरा बाजार का है, क्या आधे अधूरे का है, या एक और द्रोणाचार्य नाटक से यह लिया गया है? तो यह एक और द्रोणाचार्य नाटक का कथन है। कब प्रकाशन वर्ष हुआ था इसका? 1977 में हुआ था। उसके लेखक कौन है? एक और द्रोणाचार्य के शंकर शेष। शंकर शेष इसके लेखक हैं। महाभोज क्या बताया था मैंने? मनु भंडारी, है ना, भंडारा, आगरा बाजार, इन सबके मैं आपको याद करवा चुकी हूँ। आधा अधूरा मोहन राकेश का है। इस प्रकार आपको सभी नाटक के लेखक याद होने चाहिए। अब अगला है हमारा अषाढ़ का एक दिन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाटक अषाढ़ का एक दिन। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा था तो आसानी से मैंने प्रश्न कर दिया। आप खुद देखिए अब कितने डिटेल में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने डीप में पढ़ा होगा तो ही आप ये प्रश्न करके आ पाओगे। तो अब आपको पता चल गया है तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए, तभी आपका पेपर निकलेगा। तो जो विद्यार्थी सिर्फ सेट को टारगेट कर रहे हैं, अगर वो नेट को टारगेट करके पढ़ाई करेंगे तो ही आपका सेट का एग्जाम निकलेगा। अषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश का प्रकाशन वर्ष हुआ था इसका 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब कथन दिए गए तो हमने गलत कथन निकालना है। अब आपको देखना है कि मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको चीजें कुछ बताई थी। अभी मैं बताती हूँ, मैंने आपको नाटक के प्रकाशन वर्ष जो लेखक बताए थे तब मैंने हर नाटक के आपको अंक बताए थे। तो अगर आपने ध्यान से भी सुना होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे।
अब अपन चार ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। हिंदी में यह पहला यथार्थवादी नाटक है जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ के अंतर्द्वंद को संवेदनशीलता के साथ देखता है। प्रस्तुत नाटक 4 अंकों में विभक्त है। इस नाटक की प्रत्यक्ष विषय वस्तु कालिदास के जीवन से संबंधित है और इसमें बिंबों के प्रभावी नाटकीय प्रयोजन के साथ साथ शब्दों की अपूर्वित मितव्ययता भी है। तो मैंने आपको बताया था हर नाटक के अंक, जैसे चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक है, उसी प्रकार मैंने आपको बताया था इसमें 4 अंक है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक है? 3 अंक है। अगर आपने नाटक ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर 4 अंक ना होकर 3 अंक है, तो हमारा ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा। इस तरह आपको अगर आपको ध्यान से पढ़ना होगा, पेपर सोल्व करवाने का मकसद है। पेपर तो आप कहीं से भी सोल्व कर लोगे, पर मैं पूरा डिटेल से इसलिए करवा रही हूँ कि आपको पता चले कि जो आप पढ़ रहे हो उन्हें वहां से प्रश्न कैसे बनेंगे। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है और हर एक नाटक, कहानी, उपन्यास को बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कहाँ किस नाम लाइन से प्रश्न बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। अब अगला देखो, कथन से प्रश्न पूछा गया है। जे कलयुग राजा की, जे महाभोज महाराज की, अटल छात्र फिरत थाप जग मानत जाके, काज की, कला अविदा मोह मुढ़ता सबे नाश के साज की। तो भारत दुर्दशा नाटक में उपयुक्त पंक्तियों किस राग से संबंधित है? तो अगर आपको पता होगा कि किस राग से लिया गया है तो आप आसानी से प्रश्न करके आ जाओगे। तो जो भारत दुर्दशा नाटक की उपयुक्त पंक्तियां में देखो कितना डीप में प्रश्न पूछा गया है। अब आपको वहां पर सारी पंक्तियों के राग पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न मैं गलत करके आ गई थी क्योंकि मैंने राग धनाश्री लगा के आ गई थी, जबकि इसका सही ऑप्शन क्या है? राग काफी। मेरे को पता था, फिर भी मैंने आते हुए प्रश्न को गलत कर दिया। और मेरे को वहां पर आपको पता रहता है, जब परीक्षा में बैठते हो तो दिमाग थोड़ा आपका अस्त व्यस्त रहता है बहुत ज्यादा। तो मैंने जल्दबाजी में राग काफी ना करके राग धनाश्री लगा के आ गई थी। मैंने प्रश्न गलत किया, तो मैंने बताया भी कि मैंने इस प्रश्न को गलत किया है। तो आप देखिए कितना डीप में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रकाशन वर्ष क्या है भारतेंदु का? 1880। लेखक क्या है इसके? 1880 प्रकाशन वर्ष है और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक है। और राग काफी इस पंक्ति में पूछा गया है। तो आप देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अंजू दीदी से। अंजू दीदी नाटक में पति पत्नी के संबंधित पात्रों को, अभी जो मैंने उपन्यास वाली आपको करवाई थी यूनिट, जिसमें मैंने पात्र बताए थे, मैंने आपको बताया था ना कि पति पत्नी से संबंधित पात्र भी पूछे गए थे मेरे सेट की एग्जाम में। तो देखिए मैंने बोला था ना कि मेरे पूछे गए थे, तो मैंने झूठ नहीं बोला था आपसे। मेरे पति पत्नी से संबंधित पात्रों से मध्य पूछे गए थे, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर अंजू दीदी नाटक के पति पत्नी संबंधित पात्रों से प्रश्न पूछा गया है कि अंजू दीदी में कौन कौन से पति पत्नी या कपल थे। तो आपको, अगर आपने ध्यान से अंजू दीदी नाटक को पढ़ा होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को करके आ जाओगे। तो अब आप देखिए कि कौन कौन से पति पत्नियों के क्रम यहाँ पर दिए गए हैं। एक मिनट, कौन कौन से दिए गए हैं? तो अंजलि इंद्र नारायण है, अंजलि श्रीपत है, अंजलि अनिमा है या मुन्नी श्रीपत है। तो अंजू दीदी नाटक में पति पत्नी कौन है? तो कौन कौन है इसमें पति पत्नी? अंजलि है, इंद्र नारायण है, अंजलि है, श्रीपत है, अंजलि अनिमा है, इंद्र नारायण है या मुन्नी है, श्रीपत है। तो आपको याद होगा कि जो अंजू दीदी नाटक है उसमें अंजू का नाम क्या है? अंजलि, और उनके पति क्या है? इंद्र नारायण, जो वकील होते हैं। और श्रीपत क्या होता है? इसका भाई होता है, अंजलि का ये भाई होता है। अनिमा इसकी सहेली होती है, अंजलि की सहेली है ना, सहेली है ये। और मुन्नी तो इसमें कोई पात्र ही नहीं है। और श्रीपत इसका भाई होता है ना। शायद मुन्नी पात्र है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अगर आपको इसे देखो, इसे आपको डीप में याद होगा तो ही आप इन प्रश्नों को करके आ पाओगे।
तो इंद्र अंजलि और इंद्र नारायण दोनों पति पत्नी है, तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने जो आपको पात्र वाली क्लास है ना, पूरी मैंने डिटेल से उसमें पात्र पढ़ा, ऐसा नहीं मैंने पात्र पढ़ा के चली गई कि मैंने अंजलि इंद्र नारायण पात्र है। मैंने पात्र बताए, मैंने बताया कि अंजलि, मैंने उपन्यास बताया तो आप पात्र बताए किसका कौन से पति है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पोता है, कौन किसका भतीजा है, कौन से पात्र का विषय क्या है। जैसे मैंने गोदान उपन्यास पढ़ा तो मैंने बताया कि होरी की पत्नी कौन है, धनिया, उसका बेटा क्या है गोबर, गोबर की पत्नी, उसके अलग अलग मुंशी चुन्नीरा, ये सब चीजें मैंने डीप में पात्र वाली समझाया भी आपको कि प्रश्न पूछे जाते हैं। आप खुद दीजिए पात्र में, इनमें से आपको लगभग हर यूनिट से 5 से 6 प्रश्न, 5-5 प्रश्न आपको पात्र और प्रकाशन से पूछे जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है प्रजाहित यदा कामान सर्वान पात मनो गतवान आत्मन्यो तुष्टा स्थिर प्रज्ञ तदोच्यते दुखोषु अनुद्विग्वम मन सुखेषु विगत स्पृह वितराग भयम क्रोध स्थियदि मुनि रुच्यते। उपयुक्त अंश किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो जो ये श्लोक है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो मैं खुद इस श्लोक को पढ़कर कंफ्यूज हो गई थी और मैंने इस श्लोक का ऑप्शन भारत, मैंने युधिष्ठिर लगाकर आ गई थी कि युधिष्ठिर हो सकता है, क्योंकि युधिष्ठिर ने इस प्रकार के कथन करे हुए हैं। पर यह कथन किसने कहा है? यह कथन दास साहब द्वारा कहा गया है। अधिकतर विद्यार्थियों ने यही ऑप्शन लगाकर आए थे। तो एग्जामिनर देखो विद्यार्थियों को कैसे भ्रमित करता है, उसने जानबूझ के युधिष्ठिर ऑप्शन दिया ताकि विद्यार्थी युधिष्ठिर लगा, क्योंकि महाभारत नाटक का पात्र है तो अधिकतर विद्यार्थी युधिष्ठिर जो प्राचीन ग्रंथों के पात्र, तो वो उससे ऐसा लगेगा कि श्लोक इसी ने कहा होगा, पर यह दास साहब द्वारा कहा गया था। और दास साहब, और ये किस नाटक से, ये पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? महाभोज नाटक से। किसका नाटक है? यह मनु भंडारी का, मनु भंडारी का नाटक है महाभोज, वहां से लिया गया है, मनु भंडारी के नाटक से लिया गया है। और प्रकाशन वर्ष क्या कहा था इसका? 1982। तो आप देखिए एग्जामिनर हमसे कैसे हमारे दिमाग के साथ खेलता है। तो आपको मैं इसीलिए मैंने प्रश्न किस कारण से गलत किए भी, वो गलतियां भी मैं बता रही ताकि आप वो गलतियां परीक्षा में ना करो। अब मैंने जल्दी जल्दी में युधिष्ठिर पढ़ लिया, मुझे पता भी नहीं था कि ये कथन दास साहब ने कहा है, क्योंकि इतना डीप में कथन कौन याद करता है। तो मुझे ऐसे लगा कि श्लोक है तो जाहिर है कि युधिष्ठिर जी ने कहा होगा, तो मैंने युधिष्ठिर जी लगा के आ गई। पर नहीं, ये कथन महाभोज नाटक में दास साहब जी ने कहा है और मनु भंडारी का यह नाटक। तो देखो मैं ऐसा नहीं कि मेरी अच्छाइयां बता रही हूँ आपको, मेरी कमियां भी बता कि आपको आप खुद ध्यान रखो, क्योंकि टीचर चाहता है एक शिक्षक कि वो गलती एक स्टूडेंट ना करे, उसका छात्र, जिससे वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाए। अगला है हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, अपना फैसला हमने बता दिया। यदि हम नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म है। यदि हम कोई सजा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी। यह बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। बकरी नाटक का प्रस्तुत अंश किस अंक के, देखो कैसे डीप में प्रश्न पूछा गया है, किस अंक के किस दृश्य से लिया गया है। अब आप खुद देखिए कि क्या यूजीसी नेट का पैटर्न फॉलो नहीं किया है, सेट ने किया है ना। तो आपको क्लास ध्यान से देखने, अगर आप क्लास स्किप करोगे तो मैं आपको आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रही हूँ। ये क्लास आपके एग्जामिनर में एक ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगी, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन मेरी बातों से, मेरी रणनीति से और मेरे द्वारा बताए गए सुझाव से करोगे तो बहुत कठिन क्वेश्चन भी आप करके आ जाओगे। तब आप देखिए कि कितना कठिन प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल डीप में। अगर ये पूछा जाता किस अंक से तो थोड़ा सरल लगता, पर पूछ दिया गया किस अंक के किस दृश्य से पूछा गया है, क्योंकि हर अंक में बहुत सारे दृश्य बकरी नाटक में दिए गए हैं। तो यह पहले अंक के दूसरे दृश्य से पूछा गया है ना, पहले अंक के दूसरे दृश्य से पूछा गया है। अब बकरी नाटक के लेखक कौन है? सर्वेश्वर
दया सक्सेना। बकरी दयालु होती है ना, बकरी सर्वव्यापी है, बकरी दयालु है क्योंकि वह शाकाहारी प्राणी है। बकरी पर दया कीजिए, मैंने ट्रिक से याद करवाया है आपको। तो कौन है इसके लेखक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आप इसे ट्रिक से याद करोगे तो जिससे आपका आ गया बकरी नाटक के लेखक कौन है, तो आप आसानी से याद करोगे। मैडम ने बताया तो बकरी पर दया की जाती, दयाल दयाल, तो अब बस आप ऑप्शन ढूंढोगे सही ऑप्शन को उसमें। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1974 प्रकाशन वर्ष। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा करूं। ककड़ी वाला किस रचना का पात्र है? तो आप बताइए, ककड़ी वाला मैंने जब आपको नाटक बताया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको नाटक के पात्रों से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ककड़ी वाला एक दो नाटकों में दिया हुआ है। एक तो आगरा बाजार में दिया गया है और शायद अंधा एक और कौन से नाटक है उसमें भी बकरी ये ककड़ी वाला पात्र दिया गया है। तो ककड़ी वाला किस नाटक का पात्र है? आगरा बाजार नाटक का पात्र है ना। अंधेर नगरी नाटक में भी ककड़ी वाला पात्र दिया गया है, वहां पे भी सब्जियों की विक्रेता संबंधित नाटक दिए गए, जैसे ककड़ी वाला, कबाब वाला, कुजड़ वाला, जात वाला, ब्राह्मण, तो ये उसमें भी दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है। तो आगरा बाजार का पात्र है ककड़ी वाला। कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1954 में प्रकाशन हुआ था। लेखक कौन है इसके लेखक है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर इसके लेखक है। तब आपको याद होना चाहिए कि 1954 में हबीब तनवीर नाटक लिखा गया था। हबीब तनवीर ने 1954 में आगरा बाजार नाटक लिखा था। अब अगला है चंद्रकला और मनोरमा किस नाटक के पात्र है? अब देखो मैंने बोला था ना पूछे जाएगा, पूछ लिया गया एक और पात्र से। आप खुद देखिए पात्र से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रकाशन वर्ष से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चंद्रमा और मनोरमा किस नाटक के पात्र है? तो ये सिंदूर की होली नाटक के पात्र है। आपने देखा होगा चंद्रमा और मनोरमा को, इन्हीं के ऊपर ज्यादातर कहानियां चली गई हैं। तो ये किसका नाटक है? सिंदूर की होली। मैंने याद भी करवाया था, लक्ष्मी नारायण लाल। मैंने बोला कैसे याद करवाया था आपको? लक्ष्मी नारायण लाल लेखक से लक्ष्मी जी और नारायण जी को होली खेलना अच्छा लगता है, तो सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल, और 1954 इसका प्रकाशन वर्ष। हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं, हमारा 70वां प्रश्न चल रहा है, यानी कि हमने 20 प्रश्न कर लिए और आपको लग रहा होगा आपकी तैयारी कैसी है और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न है, जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है, रचा गया हम सब तन। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्तियां लिखी गई है, ज्यादातर विद्यार्थी माखनलाल चतुर्वेदी लगा के आ जाएंगे, क्योंकि मैं खुद माखनलाल चतुर्वेदी लगाकर आ गई थी, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि पंक्तियां किसकी है। फिर मैंने बाद में देखा तो ये पंक्तियां मनन द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं कि जन्म दिया, क्योंकि मनन द्विवेदी, चंदन द्विवेदी ऐसे हम कम नाम सुनते हैं लेखकों के, पर माखनलाल चतुर्वेदी नाम तो भारतीय आत्मा कहा गया है इन्हें। केदी और कोकिला इन्होंने लिखी है, पुष्प की अभिलाषा लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने, तो बहुत प्रसिद्ध कहानीकारक है, लेखक है, तो हमें याद रहता है, इसीलिए मैं इसी कारण में वो लगाकर आ गई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मनन द्विवेदी ने कहा है कि जन्म दिया सा माता जिसने। तो ये यूनिट 2 से पूछा गया, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना। देखो आप किस सब प्रश्न पूछा गया था। अब अगला है, दिल्ली दरबार दर्पण निम्नलिखित निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इतना डीप में प्रश्न पूछा गया है, पर भगवान का धन्यवाद कि मैंने बहुत डीप में रचनाएं पढ़ी थी, मैंने एक एक लाइन रट ली थी रचनाओं की, तो मैंने बहुत आसानी से, मुझे प्रश्न कठिन नहीं लगा। क्योंकि आप खुद देखना कि इस प्रश्न का जो कथन असत्य दिया गया है, वो जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ के नहीं गया होगा वो गलत करके आया होगा। तो ये दिल्ली दरबार दर्पण निबंध का कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? तो एक देखते हैं अपन, 1 जनवरी को दरबार महोत्सव आयोजित किया जाता है। हाँ सही, 1 जनवरी को किया जाता है। यह दरबार को हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान के नगर में 5 मील तक फैला हुआ, ये भी सही है। बीच में श्रीयुक्त वायरस का गोल चबूतरा है और इस
चबूतरे पर श्रीयुक्त राजसिंह सुशोभित हैं। एक मिनट, है ना। तो मैंने इतना ध्यान से इसको पढ़ा था, दिल्ली दर्पण दर्पण को तो मैंने आसानी से कर लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने ऑप्शन पढ़े पहले मैंने सोचा कि मुझे सारे सही लग रहे हैं, मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये भी सही, ये भी सही है चबूतरा। फिर मुझे याद आया कि वहां पर गोल चबूतरा न होकर अर्धचंद्राकार चबूतरा होता है, ये मैंने पढ़ा था और यही प्रश्न पूछ लिया गया। कि फिर मुझे याद आया, मुझे बस इतना याद है कि गोल चबूतरा नहीं था, मुझे बस ये याद था कि गोल चबूतरा नहीं था, मुझे वहां ये याद नहीं अर्धचंद्राकार, पर मुझे ये था कि मुझे सही ऑप्शन ढूंढना है। तो कौन सा कथन असत्य था इसमें? यह कथन असत्य था, क्योंकि इसमें गोल चबूतरा नहीं था, एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था जिस पर वायसराय और अन्य महानुभाव इस पर बैठे थे। तो देखिए, आपको इतना डीप में पढ़ना होगा, इसीलिए मैं पेपर लेकर आई कि आपको पता चले कि आपको कैसे पढ़ना होगा। अगला है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। निबंध के प्रारंभ में किस शहर का उल्लेख किया गया है? तो इस निबंध में किस शहर का उल्लेख किया गया है? आपने देखा होगा यहाँ पर भाषण दिया गया था, है ना। तो किसका उल्लेख किया गया इसमें? बलिया के ददरी मेले में उल्लेख किया गया था ना, याद आया होगा आपको। बलिया के ददरी मेले में, है ना, बलिया के ददरी मेले में भाषण दिया गया था। और दिल्ली दर्पण दर्पण किसका है? ये किसका निबंध है? यह भारतेंदु जी का निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रकाशन वर्ष क्या था इसका? 1977 इसका प्रकाशन वर्ष था दिल्ली दर्पण दर्पण का। और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह भी किसका है? भारतेंदु जी का निबंध है, भारतेंदु जी का है। उनका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1984 इसका प्रकाशन वर्ष था। तो इसीलिए मैं जब आपको उपन्यास और नाटक वाली यूनिट मैंने करवाई है, तो मैंने वहां पर हर उपन्यास नाटक में जो भी गांव के नाम आए मैंने हाईलाइट करवाए कि प्रश्न पूछे गए हैं। और देखो यहाँ पे पूछे, निबंध वाली भी लेकर आऊंगी मैं कि कौन सा निबंध का प्रकाशन वर्ष ट्रिक से याद करवा दूंगी, और निबंध में क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से पात्र, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट आपको निबंध में याद रखने हैं। अब आपको यकीन हो गया होगा ना कि मैं कितना अच्छे से आपको पढ़ा रही हूं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देखिए, नहीं करके ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब जो कथन दिए गए हैं, कहा गया कि कौन सा कथन उस उपन्यास का नहीं है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। उधर प्रभात ने अपनी सफेदी किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छटाई, और इधर मेरी प्रेयसी मैना अपना कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। तो यह कथन किसका है, किस निबंध का है? तो यह कथन मजदूरी और प्रेम निबंध का यह कथन सत्य है। कब, किसने लिखा है मजदूरी और प्रेम निबंध? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। प्रकाशन वर्ष इसका 1912, है ना। आपको नोट भी करना है साथ साथ में। फिर अगला कथन है, यानी ये कथन तो हमारा सही है। अगला है भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। तो यह कविता क्या निबंध से लिया गया है, और कविता क्या निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1909। और किसने लिखा था ये? रामचंद्र शुक्ल, जो एक आलोचक है, उन्होंने ये निबंध लिखा है, तो ये वहां का लिया गया है। फिर अगला कथन है हमारा विलासिता और कलात्मकता विलासिता की एक वस्तु नहीं है। तो विलासिता और कलात्मकता विलासिता की वस्तु है, यह कथन हमारा असत्य है, ये कहा गया है। और उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का यह कथन नहीं है। तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किसने लिखा है? कुबेरनाथ राय ने। कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया है। और प्रकाशन वर्ष क्या था इसका? 1973। आप देखिए कितने बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऑफलाइन पेपर में एक सुविधा होती है कि आप आसानी से पेपर पढ़ सकते हो। महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव
और कुछ उसने टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी है। तो यह मेरे राम का मुकुट बिक गया में का ही कथन है। तो यह मेरे राम का मुकुट बिक गया निबंध किसने लिखा है? विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है यह। और किसके कब लिखा गया था? यह 1974 में लिखा गया था। तो अब जो हमने कथन पढ़े ये सभी इन्हीं निबंधों से थे। बस एक कथन था और ये कथन भी कितना छोटा था और ये उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का कथन नहीं है। मेरा सही था यह प्रश्न, क्योंकि मैंने बहुत डीप में रचनाएं पढ़ी हुई है और बहुत ध्यान से पढ़ी। तो आपको भी तैयारी ऐसी करनी है, तभी आप 70 से 75 प्रश्न पेपर 2 में करके आओगे। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि जब आप पेपर करके आओ तो मैं आपको पूरा पेपर भी सोल्व करवाऊंगी। आप आंसर शीट कहाँ से मिला, क्योंकि आंसर शीट इसकी लेट आती है। जैसे जैसे 75वां प्रश्न हमारा चल रहा है तब आप बताओगे मुझे कि आपने कितने प्रश्न सही कर लिए है ना। तो प्रश्न है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेकर सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध करा ले। उपयुक्त तो गद्यांश किस निबंध से लिया गया है? तो यह किस निबंध से लिया गया है? यह लिया गया है शिव मूर्ति निबंध से लिया गया है ना। शिव मूर्ति निबंध आपने पढ़ा होगा, वहां से यह पंक्तियां ली गई हैं। तो किसने लिखा है शिव मूर्ति निबंध? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है ये निबंध शिव मूर्ति। और कब लिखा था? 1933 में लिखा था। तो हमने 25 प्रश्न आज कर लिए हैं, है ना। कैसे याद रखे? शिव मूर्ति लेखक के निबंध प्रताप नारायण। तो शिव जी प्रताप है, नारायण है, नारायण के ही एक स्वरूप है। तो शिव मूर्ति, शिव से प्रताप नारायण आप याद रख सकते हो। मेरी भी ऐसे याद रखा तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो हम 100 ही प्रश्न एक वीडियो में करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं आपको डिटेल से कराना चाहूँ तो मैं 1 घंटे में करा सकती हूँ। पर क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट बस प्रश्न उत्तर करवा दूं। पर मैं चाहती हूँ कि डिटेल से मैं पढ़ाऊं ताकि आपको प्रश्न याद हो जाए और आपको पता चले कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और क्या पता वही प्रश्न आपकी परीक्षा में फिर घुमा फिरा के पूछ लिया गया, तो हम रिस्क क्यों ले। तो हम 100 प्रश्न करेंगे तो 100 प्रश्न में से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं। आपके नेट में भी रिपीट होंगे और आपके सेट में भी रिपीट होंगे। तो हम 4 भाग में ये पेपर करेंगे। आज हमारा भाग 1 था जिसमें हमने 25 प्रश्न कर लिए। अब आप मुझे बताओगे कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर आपके 25 में से 20 प्रश्न सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर आप 20 से कम स्कोर करते हो, आप 15 से 20 के बीच में स्कोर करते हो, आपकी तैयारी लगभग अभी कम में आपको जरूरत है। तो अगर आप 15 से कम स्कोर करते हो तो आपको भी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। आपका नेट सेट नहीं निकलेगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सही बात बोल रही हूँ, क्योंकि शिक्षक का जिम्मेदारी होती है विद्यार्थियों को जगाना। तो आपके पास अभी भी समय है। आपने देखा पेपर कैसे आता है। हम 25-25 क्वेश्चनों के सेक्शन में पेपर करेंगे ताकि हम हर एक प्रश्न को डिटेल से पढ़े, 4 ऑप्शन डिटेल से पढ़े, ताकि अगर घुमा फिरा के उन्हीं 4 ऑप्शनों में से प्रश्न पूछा गया तो हम करके आ जाए। क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है ना। बहुत डिटेल से आपको हर एक ऑप्शन को डिटेल से सोल्व भी करवाना है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कैसे, आप कितने पानी में हो, कौन सी यूनिट आपकी कमजोर है। तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि मैडम मेरी ये यूनिट कमजोर है, मैं क्या करूं। तो मैं आपको सुझाव दूंगी। आप मुझे बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं, है ना, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जाकर मेरी थ्योरी क्लासेस देखिए। यूनिट 1 के आपको वहां से प्रश्न मिलेंगे और यूनिट 2 के लिए जो मैं आपको प्रश्न करवा रही हूँ वहां पे भी मैं आपको डिटेल से पढ़ा रही हूँ। तो यूनिट 2 आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएंगी। तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना यूट्यूब पे आपके लिए करूंगी। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, राधे राधे। आप वीडियो को लाइक करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी। ठीक है, धन्यवाद।